नमस्कार नरेश मेहंदी दत्ता जी। नमस्कार जी। नरेश मेहंदी दत्ता जी, सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं और आपकी संस्था के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अगर आपको असुविधा ना हो तो आप अपना गमछा थोड़ी देर के लिए हटाएं, हम आपकी टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा है वो देखना चाहते हैं। ये तो हमारी पहचान है जी। ये नरेश जी, आपको आमतौर पे इसी टी शर्ट की वजह से पहचाना जाता है। ये टी शर्ट आप और आपका परिवार हमेशा ही पहने रहता है। क्या ये कारण है आपका पुरुष आयोग के लिए लड़ने के? जैसा आपको मालूम है कि जिस पे बीतती है वही लड़ता है, कि जिस पे दर्द बीता ही नहीं वो दर्द समझेगा क्या। तो हमारे परिवार पे बीती और हम लोग गए मदद लेने। जैसे समाज की एक सोच है, एक महिला ने इल्ज़ाम लगाया दोषी तो परिवार बन ही जाता है। तो उस दौर से गुजरते गुजरते हम लोगों ने कई जगह कोशिश की कि कोई ऐसा ही संस्था मिल जाए हमको जो हमारी मदद कर पाए। वो हमको फरीदाबाद में नहीं मिली, तो मजबूरी में जाके हम खुद वो संस्था बन गए। जो वो आज हम लोग कोशिश कर पाते हैं कि जो महिला समाज से, महिला कानूनों के पीड़ित हैं, उनकी कुछ सलाह दे के, जो है हल्की सी गाइडेंस दे के, ताकि वो इस कानून के रहते भी, इस गलत सोच के रहते भी, इस समाज में रहते हुए उस कानून के खिलाफ लड़ सकें। और सुसाइड जैसी जो कुरीति है, सुसाइड जो है एक सबसे आसान इंसान को लगता है कि बीवी कहती है अभी तो रुक मैं तेरे को सबक सिखाती हूँ, जो कि जाती है और वापस आती है। कई बार क्या होता है, पति लटका होता है, क्योंकि समाज की सोच ही ऐसी है कि सब के सब बहुरानी के साथ हैं और पति के साथ कोई है नहीं। ऐसे ही सेम रेप केसों में। तो उसकी सोच को बदलने के लिए हमने एक ट्रस्ट बनाई जिसका नाम है टीम पुरुष आयोग। पीछे इसके पति परिवार है। पति परिवार की हम मेन लड़ाई लड़ते हैं। रेप की लड़ाई वो कायदे से पूरे के पूरे पुरुष समाज के लिए होनी चाहिए जो गलत कानूनों में फंसे होते हैं, जिसमें रेप पीड़ित भी आते हैं। वो हमने बाद में रियलाइज किया, लेकिन तब तक हम पति परिवार का नाम रख चुके थे। मतलब आपके कहने का यह है कि जाके पाँव ना फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। बिल्कुल। जिसके पैर में चोट लगती है, जिसको चोट लगती है, वही आपके संगठनों से जुड़ता है। दूसरा सोचेगा भी क्यों। आज भी समाज में, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं कि आज भी आपका मजाक उड़ाते हैं। आज भी वो मजाक उड़ाते हैं। अभी परसों 3-4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली है, मेरे साथ ही जुड़ा हुआ था एक इंसान। वो मत समझो कि हमारा आम आदमी पार्टी के टाइम का 2013 में मुझे मिला था, और 2013 से मुझे फॉलो कर रहा था फेसबुक पे। उसने खुद बोला कि मैं आपको लगातार जो है ना फेसबुक के पोस्ट देख के आपको गालियाँ देता था कि आप क्या लिखते हो, क्या आपकी सोच है। लेकिन 3 साल पहले मेरी शादी हुई और पिछले 3 महीने मेरी बीवी ने मुझे वो रंग दिखाए कि मुझे आपकी हर पोस्ट सही नजर आने लगी, आपका हर वाक्य सही नजर आने लगा। तो ये दौर ऐसा है जो हम पे आज हंसता है। कानून ऐसा है कि आज नहीं तो कल फंसोगे, आप नहीं फंसोगे, आपका भाई फंसेगा, भाई नहीं फंसेगा, बेटा फंसेगा, दोस्त कोई ना कोई फंसेगा। तो हमारा दर्द अपने आप महसूस हो जाएगा, लग जाएगा कि हम सही हैं या गलत हैं। क्योंकि कानून जब नहीं होगा ना आपके लिए, तो आपको समझ में आएगा। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि आज जहां आप हैं वहां कल हम भी हो सकते कोई हैं। भी हो सकता है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो फौजी हो। किसी को ये कानून छोड़ता नहीं है। महिला सच्ची है, सबको मालूम है। आज जैसे हम फरीदाबाद में बैठे हुए हैं, जी। इसी फरीदाबाद में एक डीसीपी कपूर साहब ने भी सुसाइड कर ली थी। शायद कुछ ऐसे ही एलिगेशंस उनके ऊपर लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए भी आपने उनके कहीं लिए पे हम श्रद्धांजलि सभा रखी थी। डीके चौक पे हम लोगों ने किया था उनके लिए, उनके ताकि उनके जो कातिल हैं, जिनकी वजह से उनको उस दौर में जाना पड़ा। क्योंकि इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान, एक महिला के खाली इल्ज़ामों से डर के वो इंसान ने सुसाइड कर ली। तो हम तो आम इंसान हैं, हम कैसे झेलते होंगे। उसके अलावा एक कानपुर के एसपी ने सुसाइड किया था। जी हाँ, सुरेंद्र पांडे। नहीं, वो डीएम थे। अच्छा, वो डीएम थे, वो हो गए झारखंड के। जी। तो उन्होंने वैशाली में सुसाइड किया था। जब जी। डीएम, एसपी, डीसीपी साहब अगर ये लोग सुसाइड कर रहे हैं इन कानूनों से डर के, तो कल्पना करो कि हम इंसान जी कैसे रहे हैं, उस दौर से लड़ कैसे रहे हैं, और बाकियों को भी साथ में लड़ना कैसे सिखा पा रहे हैं। तो अपने आप को मार के जी सकते हो, ये तय है। आज की डेट में अगर आपने सोचा कि आपको जिंदा रहना है समाज में, तो रह नहीं पाओगे उस समाज में लड़ के, क्योंकि समाज जीने ही नहीं देता। पहले अपने आप को मार दो, समझ लो कि मर गए। अब जब मर गए तो फिर तो जैसे है, रोटी मिलेगी तो भी जी लोगे, नहीं मिलेगी तो भी जी लोगे। समाज के लिए कुछ करना है तो करना है। अब सोच रहे कि सोच बदलनी है कि हर इल्ज़ाम लगते ही पुरुष गलत नहीं हो जाता, कोई भी इंसान गलत नहीं हो जाता। तो आप की एक मैं अक्सर पोस्ट देखता हूँ, लोगों से भी मैंने सुना है कि जब तक कोई पीड़ित पुरुष, झूठे मुकदमों से पीड़ित पुरुष आत्महत्या नहीं कर लेता, तब तक समाज उसको सच्चा नहीं मानता। आप यही कहना चाहते हैं? ये सोच है, ये हमारे समाज की सोच है कि अगर जब तक हम
सुसाइड नहीं करते हैं, सुसाइड के बाद अपना एक नोट नहीं छोड़ के जाते हैं, उस नोट को भी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट मिलाते नहीं हैं, दोषियों के खिलाफ तब भी कार्रवाई हो वो भी चांस कम होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, उसके बावजूद भी चांस कम हो रहा, वही उसको उल्टा कर दो। आप बहू घर में लेके आते हैं, उस बहू के हाथ के सांसों की डोर जो है ना 7 साल तक पूरे परिवार के पास गिरवी है। अगर उसने सुसाइड कर लिया किसी भी कारण घर छोड़ के भाग गई और परिवार ने लिखवा दिया कि मर गई, कई बार आपको क्राइम पेट्रोल में सावधान इंडिया में दिखता है कि वो लाश किसी और की होती है और बीवी कहीं और गुलछरे उड़ा रही होती है। उसके बावजूद क्या होता है कि पूरा परिवार जो जेल में सजा काट रहा होता है। उसका ताज़ा उदाहरण अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ टाइम पहले शोएब इलियासी, वो इंडिया मोस्ट वांटेड, याद होगा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो अपनी बीवी के कत्ल के इल्जाम में, जबकि पूरा समाज चाहता था कि वो बेकसूर है, वो खुद भी कह रहा था बेकसूर है, लेकिन एक दूर की साली ने एक इल्जाम लगाया था उस पर कि मुझे शक है कि दहेज के लिए तंग करता है। पिछले साल वो हाई कोर्ट से बरी होकर आया, 2001 का केस चलता हुआ पिछले साल। उसके बावजूद वो इंसान आज भी गुमनाम की जिंदगी जी रहा है ना। क्यों जी रहा है? क्योंकि समाज में इतने डंडे हैं पुरुषों के लिए, इतने डंडे हैं, महिला दुष्ट है, चेहरा ढक देते हैं। पुरुष इस पे इल्जाम लग गया, चल भाई तो जेल चल। उसका चेहरा जो दिखा दिया, उसको नौकरी कौन देगा, उसका बिजनेस खत्म कर दिया, उसके काम धंधा चौपट कर दिया। अब 2 साल बाद कहते हो बरी, और बरी कैसे? सबूतों के आधार में बरी, सबूतों के आधार में बरी। मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस महिला की कोई गलती नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कोई गलती नहीं है, जिसकी जिंदगी चौपट कर दी उसको तुम कहते हो सबूतों के आधार में बरी। डूब के मर जाओ, डूब के मर जाए, ऐसा कानून जो ये हमको इंसाफ दे रहा है। हमारी जिंदगी चली गई, हमारा कारोबार चला गया, और उस महिला को तुम सजा तक नहीं दे पाते। मैं तो कहता हूँ सजा भूल जाओ, 1 हफ्ते की सजा दे दो, खाली उसके एक ऐसी टी शर्ट बना दो कि मैंने झूठा केस किया, अपने इल्जाम साबित नहीं कर पाई, मुझे सजा मिली है झाड़ू पोछा करने की, 1 हफ्ते की सजा दे दो और झूठे केस वापस कम होने ना शुरू हो जाए तो मेरे मुंह पे आग थूक देना, जितने जूते मारो मैं तैयार हूँ। लेकिन कुछ तो सजा दो उस महिलाओं को, कुछ भी नहीं देते हो, पुरस्कार देते हो। क्यों? कोई सिलाई मशीन देता है, कोई 5 लाख देता है, कोई 10 लाख देता है झूठे इल्जाम लगाने पे। क्यों भाई? क्योंकि रेप केस में इल्जाम लगाया, मतलब हम तो कुछ है ही नहीं। मतलब आपका एक मांग तो ये हो गई कि झूठे मुकदमों में को करने वाली महिलाओं को सजा दी जाए, कुछ सजा हो। मैं कहता हूँ कि मैं तो वैसे तो बराबर की सजा होनी चाहिए, कायदा ही है कि जो हमारी सजा हमारे लिए सजा है, जैसे कि अगर दहेज केस में साबित नहीं होता 3 साल तो 3 साल उसे मिलने चाहिए, लेकिन उसे सांकेतिक कर दो फिलहाल, क्योंकि मुझे मालूम है कानून मुश्किल है। कुछ ऐसा करो ताकि एक मैसेज जाए कि अब सजा मिलने वाली है। और इसी बात से एक चीज़ और समझ में मेरे आई कि आपकी एक मांग इसके अंदर निहित ये भी है कि जैसे महिलाओं को अपराधी साबित होने तक चेहरा छुपाने की या उनकी पहचान छुपाने की वो होती है, एक सुविधा मिली हुई है, वैसे ही अपराधी जो अगर पुरुष है, दोषी आरोपित जिसको कहना चाहिए, जब तक उसके ऊपर आरोप साबित ना हो जाए, वो दोषी सिद्ध ना हो जाए, उसका चेहरा ना दिखाया जाए, उसका सामाजिक बलात्कार ना किया जाए। बिल्कुल। और जब पुरुष का आपने चेहरा दिखा दिया, उसका सामाजिक बलात्कार हो गया, ये तो तय है। जिसने बलात्कार किया उसका चेहरा छुपा रखा है, अब उसी के इल्जामों पे वो इंसान बरी हो जाता है। क्योंकि बरी तब होता है क्योंकि 78% केसेस जो है रेप के, उनमें सजा नहीं होती है, क्योंकि चाहे वो पैसा लेके होता हो, जैसे मर्जी हो, अगर पैसा लेके भी वो मुकरी है तो भी वो दोषी है, क्योंकि पहले उसने रेप के इल्जाम तो लगाए ना। तो उसको दोषी ना मान के तुम हमको दोषी कैसे मान सकते हो, जिसे औरत ने इल्जाम लगाए? अगर वो चाहे, मैं कहता हूँ सबूत नहीं दे पाई तो भी दोषी है, पैसे लेके मुकरी तो भी दोषी है। पैसे लेके मुकरना भी तो कानून का समय खराब किया, पुलिस वालों का समय खराब किया, समाज का समय खराब किया, दुनिया भर के समाज सेवी उनके समर्थन में बैठे होते हैं, कल को पैसा लेकर बैठ जाती है। ऐसी सजा नहीं चाहिए भाई, उसको सजा ही चाहिए जो केस कोर्ट में गया, या तो ये मुजरिम है या ये मुजरिम है, या सजा इसको मिले या इसको मिले, किसी एक को मिले। कानून में बरी का सबक खत्म कर दो कि सबूतों के आधार है बरी, सबूतों के आधार पे हमको बरी नहीं होना भाई। अगर मैंने जुर्म किया है तो मुझे डबल सजा दो, मैं दहेज लोभी हूँ, 3 साल की सजा बनती है, 6 साल की दो मुझे, फांसी 2 बार लटका मुझे, अगर रेप के आरोप में दोषी साबित होता हूँ तो। लेकिन झूठे इल्जाम जिसने लगाए हैं उसके ऊपर भी सेम कार्रवाई हो, तब तक दिखाने के लिए कार्रवाई करो। 15 दिन, 5 दिन, 2 दिन, कुछ ना कुछ सजा उसे जरूर दो, सजा देनी शुरू करो, और मेरा वायदा है केस आने ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। मोदी जी, योगी जी, और खासकर वो जो हमारी छोटी बहन है स्वाति मालीवाल, हर दिन धरने बैठी होती है और दुष्ट महिलाओं के समर्थन में बैठती है, तो दुष्ट महिलाओं के खिलाफ क्यों नहीं बैठती है? वो भी महिलाएं हैं, हमारे घर की बहन बेटियां जब जाती हैं चौकी थाने में, उनकी शिकायत सुनी जाती है? जाके देखो, कभी नंद बन के चले जाओ थाने में। जिसको आप महिला थाने बोलते हो, जिसको हमने महिला थाने के बड़े बड़े बोर्ड टांगे हैं कि महिला थाना है, उसमें किसी सास को भेज के देखो। जब हम ये मान लेते हैं कि एक सास जो है जालिम है, नंद जालिम है, तो कहाँ लिखा है कि जब वो
महिला होते हुए जालिम है तो बहू होके जालिम नहीं होगी, कौन सी किताब में लिखा है? अगर महिला दुष्ट हो सकती है तो बहू के रूप में भी हो सकती है। लेकिन आपके पुलिस वाले, आपका समाज, आपका कानून ये नहीं मानता है। वो तो सिर्फ बहू दोषी, बहू तो भैया वो सच की देवी है, भगवान की बेटी है, वो तो बेचारी झूठ बोलती नहीं, क्यों शपथ लेके आई है वो, मैं सच की देवी हूँ, सच ही बोलती हूँ। समाज भी यही मानता है, कानून भी यही मानता है, कानून के रखवाले भी यही मानते हैं। लेकिन जब उन्हीं के रखवालों की लिखी हुई कलम कोर्ट में जाके फेल हो जाती है और 98% केस दहेज के हम बरी होके आते हैं, 2% के लिए लड़ रहे हो, 2% डूब के मर जाओ। अगर शर्म हो तो, शर्म तो है नहीं। तो नरेश जी, कुल मिलाकर आपकी मांगे क्या क्या हैं? इस उद्देश्य के लिए मानव अधिकार आयोग है, आप वहाँ जा सकते हैं, अदालतें आपकी खुली हुई हैं। कुछ नहीं है मानव अधिकार में। अगर आपका कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, आप जितनी मर्जी शिकायत दे दो, उनका एक जवाब आएगा, आपका केस कोर्ट केस चल रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे नाबालिग थे जब केस चला, उन्होंने शिकायतें डाली, उनका जवाब एक आया, आपका केस कोर्ट में चल रहा है, इसमें हम कुछ दखल नहीं दे सकते। सीएम विंडो पे डाली गई, उनका जवाब आया, आपका केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का फैसला। तो बच्चों के अधिकार कहाँ गए? बच्चों के मानव अधिकार नहीं है। सिर्फ मानव अधिकार किसके हैं? बहू रानी के, या आतंकवादियों के। जो आतंकवादियों के तो है ही है, आतंकवादियों के तो है ही है। मानव अधिकार सिर्फ उन्हीं के हैं जो दुष्ट हैं, जालिम है। आम इंसान जो रहम दिल है, जो न्याय की उम्मीद करता है, न्याय के लिए जीता है, उम्मीद करता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता है, ये तय है। तो ये मान के चला जाए कि जब मानव अधिकार आयोग के होते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय हो सकता है, महिला आयोग हो सकता है, तो ऐसे ही आपको अपने लिए पुरुष मंत्रालय चाहिए, बिल्कुल पुरुष आयोग चाहिए। बिल्कुल, उसका नाम कुछ भी रख दो आप, उसका नाम आप कुछ भी रख दो। पुरुषों के लिए एक मंच हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी ये अलका लांबा, उसने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया? मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए बहुत घटिया शब्द इस्तेमाल किए। शायद अगर यही शब्द किसी मर्द ने इस्तेमाल किए होते, किसी लेडीज के लिए, किसी मंत्री के लिए, इंडिया गेट भरा पड़ा होता है इस वक्त। स्वाति मालीवाल धरने धरने बैठी होती मेरी बहन, सबसे पहले वो धरने पे होती, भूख हड़ताल बैठी होती, मरने जा रही हूँ मैं तो। कानून बनाओ, गिरफ्तार को तुरंत गिरफ्तार होते, 100% होते। आखिर उस दुष्ट अलका लांबा के खिलाफ मेरी बहन कब बैठेगी? तो क्यों नहीं बैठेगी? कौन सी दोस्ती है, कौन सी यारी है? क्या उसने गलत नहीं किया है? योगी जी नपुंसक, मोदी जी नपुंसक, तेरे को अधिकार किसने दिया? दुष्ट औरत, अपने आप को देख, अपने आप तक कायम रहे। अगर होता पुरुष आयोग तो तुझे मैं घसीट कर ले आता है, तय है। लेकिन पुरुष आयोग नहीं है, महिला आयोग है, तो उसका फायदा उठा रहे हो। पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, तुमको लगता है, लेकिन बनेगा, जल्द बनेगा। हम हार मानने वाले नहीं हैं, जीते जी लेके आएंगे और कानून लेके आएंगे और पुरुष आयोग लेके आएंगे। और ऐसी दुष्ट महिलाओं को जो ये बैठी हैं अलका लांबा जैसी, ऐसी बतेरी हैं। लेकिन ये भाषा पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अगर ये होता पुरुष आयोग, तय है। अगर हम भी तो डरते हैं, हमारा दिल नहीं करता इसको गाली देने का, बहुत दिल करता है, लेकिन क्यों? क्योंकि पता है महिला आयोग बैठा है। ऐसे ही अगर पुरुष आयोग होगा तो इनको भी डर लगेगा ना, कोई डर होगा कि एक डर मेट्रो में दुनिया क्यों नहीं थूकती, बसों में थूकती है? क्यों? डर। एक डर का साया चाहिए इन दुष्ट औरतों के लिए भी। झूठा केस करोगे तो सजा होगी। इन महिलाओं को तो पुलिस से भी डर नहीं लगता है, तो पुलिस वालों पे भी मुकदमा किसी के ऊपर भी कर देती है। यही पुलिस वाले क्यों नहीं करते? अभी कल एक मैंने वीडियो देखा जमुना पार का, उसमें वो कोई तरबूज की दुकान लगी हुई है, वो कॉलर पकड़ रही है दिल्ली पुलिस के जवान के, उसके कपड़े फाड़ रही है, उसके बाद कह रही है मुझे इससे बचाओ। महिलाओं के कानून है ना, सच की देवी है। वो बेचारा अपने आप को बचा रहा है, वो अपनी इज्जत बचा रहा है, पुलिस वाला तो वहाँ बात वहीं पे आ गई ना जो अभी अलका लांबा पे लागू हुई, क्योंकि उसको पता है मेरे लिए कानून है। अगर मैं कुछ भी कर दूं, पूरा समाज मेरे साथ, समाज तो है ही है, समाज दुष्ट महिला के साथ में, ये तय है। अबला के साथ में नहीं होगा, जिसको इंसाफ चाहिए उसके साथ नहीं मिलेगा वो समाज, ये तय है। गरीब के साथ नहीं मिलता है। अगर एक दुष्ट महिला यहाँ से निकलती है बाहर कि मेरे पति ने मुझे मारा, समाज के 4 मुस्टंडे खड़े होंगे, आगे पति को पीट जाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत, कोई उससे ये नहीं पूछेगा तूने मारा है, तू पिट के गया है, भले ही 2 थप्पड़ मार के गई हो। अब महिला है, अबला है, समाज उसके साथ में, और वही पुलिस वाले जाके लिख देंगे। अगर वही गलती से पुरुष जाता है चौकी में कि मेरी बीवी ने मुझे मारा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। कल ना मर्द पिट के आगे बीवी से, बीवी जाके बोलेगी मारा, तो भेड़िया राक्षस दरिंदा, कहाँ जाए? भेड़िया राक्षस दरिंदा, तो टीवी पे न्यूज। सिर्फ पंखा ही मिलता है घर में, तो उस पंखे पे वो ना लटक पाए, उस पंखे पे लटकने के बजाय वो लड़ पाए, उसके लिए टीम पुरुष आयोग बनाई गई। इसके पीछे आप सबसे ज्यादा दोषी किसको मानते हैं? जो पति और पत्नी के बीच का जो विवाद है, इसके पीछे क्या लालच होता है लड़कियों को? लालच एक्चुअली मेरी जो सोच है ना, बाकियों से शायद अलग है, क्योंकि हमारे समाज में
हम ये कहें कि पहले महिलाओं पे जुल्म नहीं होता था, वो तो होता था तय है, होता था घोर घनघोर जुल्म होता था। बच्चे हम भी रहे हैं, हमने भी देखे हैं। लेकिन आज वो अगर वो सारे बदले हमसे ले लिए जाएं, उस समय अगर होता था तो उस टाइम कानून तब भी थे, कानून थे, 100 नंबर था, तब भी महिलाओं की सुनी जाती थी, भले ही वो शर्म के मारे शिकायत नहीं करती थी। आज जो हम मर्द हैं, मर्द नामक प्राणी जो है, उसके पास शिकायत करने का कोई मंच नहीं है। और जब महिलाओं के लिए मंच बना है, वो काफ़ी संघर्ष के बाद बना है। जुल्म होते थे महिलाओं पे तय है। आज भी अगर भाग्यों से मैं अलग हूँ, फिर बोलूँ, स्कूलों के बाद अगर आप देखोगे लड़कियों के स्कूलों के बाद, वो लड़कों के मुस्टंडों की बाइकें घूमती हुई दिखेंगी आपको। बेटियों को बचाना होता है, बेटियां बचाना है, मुझे मालूम है। तो वहाँ पे आपको बेटे नहीं, लड़कों के कॉलेज के बाद लड़कियां नहीं मिलेंगी। वहाँ मैं डिफरेंस करता हूँ अपने मैन साइड से, कि वहाँ पे जो है मुस्टंडों से बेटियों को बचाना है। लेकिन जब वो बेटियां बहू बनती हैं, आखिर वो बेटी और बहू के बीच का जो डिफरेंस है, 18 साल की बेटी तो बेटों हम दोस्तों से बचा रहे हैं, वो दूनी 22 साल 23 साल की होती है, वो पति के ऊपर निर्भर हो जाती है, काम चोर हो जाती है, समाज उसके साथ में है कि वो तो पति पे निर्भर है। कैसे निर्भर हो जाती है? एक चलती हुई कमाती खाती बेटी जो अपने बाप को पालती है, भाई को पालती है मजबूरी में, वो पति के लायक तो दूर की बात अपने लायक भी नहीं बचती। ऐसा कानून, ऐसा निकम्मा कानून जो कहता है, कानून कहता है कि ये काम चोर है, ये निकम्मी है, इसका खानदान पूरा निकम्मा है, तो इसमें दे पति चाहे 10वीं फेल है, 8वीं फेल है, वो बीवी ने BA कर रखा है, लेकिन वो काम नहीं करती, काम चोर है, वो काम नहीं करेगी, पति की जिम्मेवारी है, पति उसको देगा। क्यों देगा? आखिर मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर की परिभाषा खाली बेटी के लिए है, बेटी के लिए, पति के लिए, सास के लिए, नंद के लिए। बहू के लिए कब लागू होगी? बहू को आत्मनिर्भर कब बनाओगे मोदी जी? कोई ऐसी डेफिनेशन है कि मोदी जी की बहू की उम्र जो है ना 30 साल है, 22 साल है, 28 साल है, 50 साल है, कभी तो आत्मनिर्भर होगी कि पूरी उम्र यूं ही घूमती रहेगी? किसी दिन उसे शर्म आएगी? कोई ऐसा कानून बनेगा कि जिस दिन वो भीख लेने जाओ तो थप्पड़ उसके पड़े घुमा के कोर्ट में, कि तेरे को शर्म नहीं आती? अगर तू इस लायक नहीं थी तो शादी क्यों की तूने? अगर तू आत्मनिर्भर नहीं थी, अपने लायक नहीं थी, जानवर भी अपने खुद कमाते हैं, कहते हैं नाली में मुंह मर जाएगा, नहीं है इस लायक, तो तू इस लायक नहीं थी, तूने शादी क्यों की? उससे सवाल किस दिन किया जाएगा? जिस दिन उससे सवाल किया जाएगा। अगर तू अपने बच्चों के लायक नहीं थी, अपने मजबूरी में तेरा पति मर जाए, कल को तू कहाँ जाएगी? मतलब तू इस लायक भी नहीं है, तू भीख मांगेगी। अगर तू कहीं और भीख मांगेगी तो कोर्ट तो तेरे को भीख देने की नहीं है, पति से ही मिलेगी। पति मर गया तब कहाँ जाएगी? भीख क्या मिलेगी? 500 रुपये। 500 रुपये की औकात है? मोदी जी भी डाल रहे हैं 500 रुपये महिलाओं के खाते में, जो जीरो बैलेंस खुला है ना, 500 रुपये की औकात है तुम्हारी मरने के बाद हमारे। तो हमको जी लेने दो भाई, कमा खा लो, झाड़ू पोछा कर लो, आत्मनिर्भर बन लो, मोदी जी बोल रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष तौर पे आपका कहना ये है कि जो स्वस्थ और पढ़ी लिखी महिला है उसको गुजारा भत्ता ना दिया जाए? बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि अगर नहीं कमा सकते उनको सजा देनी चाहिए। साले शादी क्यों की तुमने? जैसे पति के ऊपर दंड है, ऐसे पत्नी के ऊपर दंड किस दिन मिलेगा? बच्चे छोड़ के भाग जाती है। पिछले कुछ सालों में आपने कल्पना की है, अगर कहीं अखबारें पढ़ते हो, किसी बाप को देखा कि बेटियों को मार के भागाओ, बेटों को मार के भागाओ? अखबारों की हेडलाइन आएगी 2 बच्चों की माँ भाग गई, 3 बच्चों की माँ भाग गई, 45 साल की बुढ़िया भाग गई, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, टीचरें रेप कर रही हैं। तो ये कहाँ हो रहा है? मर्द कहीं पकड़े जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं? क्यों? मर्द को पता है कानून का डंडा है, इसलिए बेचारा डर के पड़ा है। उसके बावजूद नहीं जीने देते तुम लोग। मर्द को पता है उसने कुछ नहीं किया, तब भी वो इल्जाम पे अंदर है, वो बेचारा डर के भी बैठा है, लेकिन फिर भी नहीं जीने देते तुम लोग। वो दुष्ट को खुले कानून दे रखे हैं। अब 14 साल के बच्चे को अगर वो बहला रही है, फुसला रही है, डरा रही है, कल्पना करो कि वो क्या कहेगा। आप कल्पना करो, उसकी जगह अपने आप को रख के देखो। एक टीचर के पास बच्चा जा रहा है और टीचर कहती है कि मेरे को तो तू पसंद है और तेरा साथ चाहिए। वो बच्चा किस मुंह से मना करेगा? करके दिखाओ, जगह रख के दिखाओ। अगर वो मना करता है तो रेप केस में अंदर जाता है। धमकी है भाई, 14 साल का बच्चा क्या सोचेगा? कितने बच्चों को तुम लोग शोषण कर रहे हो? तुम्हारे गलत कानून की वजह से बेचारे मर जाते हैं, डर जाते हैं, उनका बचपना खत्म कर देते हो तुम लोग। लेकिन तुम लोगों को दिखते नहीं है। तुम लोगों को तो महिला दिखनी है, दुष्ट महिला दिखनी है, क्योंकि महिला कानून की आड़ में तुम्हारी दुकानदारी चलनी है, तुम्हारी फंडिंग आनी है, तुम्हारी जेबें भरनी है। जितने महिला आयोग के तुमने खोल रखे हैं, बिना पैसों के चलते हैं तुम्हारे। नाबालिग शब्द के ऊपर, जुवेनाइल शब्द के ऊपर, बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, मुझे अभी एक बहुत रिसेंट वाकया याद आ रहा है, बॉयज़ लॉकर रूम का। बिल्कुल। जिसमें एक नाबालिग बच्चा था, उसको कस्टडी में ले लिया गया, बाल सुधार गृह भी तुरंत भेज दिया गया। सो कॉल्ड आपकी बहन स्वाति मालीवाल जी, जिनको आप बड़ा सम्मान देते हैं, तो जब उस लड़के के साथ नाबालिग होते हुए भी बिना किसी जांच पड़ताल के पूरी हुए उसको बाल सुधार गृह भेज दिया गया, तो ये पक्षपात क्यों कि वो जो लड़की है वो भी नाबालिग है, उसको क्यों नहीं भेजा गया? आप ऐसा कहना चाहते हैं कि लड़कियों के साथ
और लड़कों के साथ चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, ये पक्षपात रहता है। जो आपने बात कही वही बात मैंने ट्विटर पे स्वाति मालीवाल से जवाब मांगा था, आज तक जवाब नहीं आया। कि जब स्वाति मालीवाल ने खुद बोला कि ये जो बॉयज लोकल रूम है इसमें से चैट निकल के आई है, ये लड़के अगर नाबालिग भी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये स्वाति मालीवाल का ट्विटर पे था। तो मैंने उसी को टैग करके स्वाति मालीवाल से ही सवाल किया था कि अगर अब वो लड़की जो है उसमें सिद्धार्थ बन के घुसी हुई थी, वो पता करना चाहती थी कि मेरे साथ रेप कैसे होगा, गैंग रेप कैसे होगा, इंसान क्या सोचता है कि मेरा रेप होगा या नहीं होगा। आखिर ये कौन सी मानसिकता है। अगर वो पकड़ी गई तो दिल्ली पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी, स्वाति मालीवाल ने क्लीन चिट दे दी। जब वही स्वाति मालीवाल नाबालिग बेटों के खिलाफ बोल रही थी, उनको उनके लिए तो क्या ही थी कि उम्र का ख्याल ना किया जाए। उसी स्वाति मालीवाल के कहने पर जब पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने उस नाबालिग महिला लड़की जो सिद्धार्थ, नकली सिद्धार्थ थी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या किसी बेटे को या मुझको अधिकार है किसी महिला के चैट रूम में जाकर उसे चैट करो कि वो क्या कहना चाहती है, कि अगर उसका मैं रेप करूँ, मेरा वो रेप करे। ये कौन सी भाषा है ये। क्या सोच भी सकते हैं हम लोग? सोच भी नहीं सकते। वो उनको सोचने का अधिकार है, क्योंकि कानून है। दोस्तों समझो, समझो मेरी बहन, तू भी समझ पाती। क्योंकि ये जो कानून है ना, कानून तुम लोगों ने महिलाओं को, खासकर दुष्ट महिलाओं को दे दी है। इतनी उनके हाथ में छड़ी दे दी है कि जिसका चाहे जैसे चाहे गलत इस्तेमाल करे। अगर हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, क्या वो लड़के ही हैं कि सीढ़ी में आते जाते धक्का मारते के लड़कियों को नहीं देखा आपने स्कूलों में? वो भी बराबर के दोषी हैं, लेकिन वो छुपा दी जाती हैं। क्या लड़कियों की गैंग नहीं होती? सीढ़ियों में जाते हैं, धक्के मुक्के मरते हैं, हंसी मजाक उनका भी चलता है, छेड़खानी उनकी भी चलती है, लेकिन दोषी कौन पकड़ा जाता है? स्कूल में भी अगर कोई पकड़ा जाए, शिकायत होती है तो किसकी होती है? सिर्फ लड़कों की होती है। सजा मिलती है किसको? लड़कों को मिलती है। कॉलेज में मिलती है किसको? सिर्फ लड़कों को। लड़कियों को कोई सजा नहीं है ना, वो शिकायत पे तो नहीं है। लड़कों की शिकायत पे बिल्कुल सजा नहीं है। तो चाहे स्कूल से लेके कॉलेज से लेके पति बनने तक हो, झूठे रेप केस तक हो, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं है। तो इस बॉयज लॉकर रूम में सैद्धांतिक तौर के ऊपर आप जिम्मेदार स्वाति मालीवाल को मानते हैं? बिल्कुल है। तो क्या आप उसका इस्तीफा भी मांगना चाहेंगे? बिल्कुल मांगा हमने। स्वाति मालीवाल का इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा वो नहीं देती है तो केजरीवाल को खुद एक्शन लेना चाहिए कि अगर या तो अपनी मांग पे वो कायम रहे। जो जिसने वो चैट लीक की, जो वो लड़की थी सिद्धार्थ बनी हुई थी, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक इसको बर्खास्त करना चाहिए स्वाति मालीवाल को। और अगर कोई संतोषजनक जवाब दे पाती है, सफाई दे पाती है, तो शायद वापस बहाल करना चाहिए। तब तक उसको पद से इस्तीफा बर्खास्त रखना चाहिए। नरेश जी, तो कुल मिलाकर आपकी मांगे क्या क्या हैं? मांगे तो हमारी गिनती की हैं, जिसमें पहली मांग तो वही है कि पुरुष आयोग, जिसको नाम तुम पुरुष आयोग दे दो, मेंस राइट दे दो, मेंस कमीशन दे दो, कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे। पुरुष मंच दे दो, लेकिन एक कुछ ऐसा मंच दे दो जहाँ पे पुरुष जो है, जहाँ पे उसको लगे कि भैया कोई मेरे लिए कुछ नहीं बचा, सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक वो जाके चांस तो ले सके कि मेरी सुनने वाला कोई है, एक उम्मीद दे दो उसे। सुनवाई भले ही ना हो, और बताओ, लेकिन एक मंच तो होना चाहिए ताकि दिल की कह सके। शायद जब इंसान दिल की कह लेता ना तो उसके बाद शायद हल्का हो जाता है, तो शायद उन सुसाइड की नौबत ना आए। एक मंच कोई दे दो उनको, इसका नाम जो मर्जी आपका दिल कर दो। और इसके अलावा और क्या मांग है? पुरुष आयोग की मांग के अलावा और क्या मांग है? इसके अलावा हमारी मांग ये है, जैसे महिला और पुरुष शादी जब होती है, शादी दो परिवारों में होती है, दो जिम्मेवारियों में होती है। पहिया होता है, पहले हम कहते शादी दो पहियों है, पहिया गाड़ी के दो पहिए हैं जी। और गाड़ी के दो पहियों में अगर एक पहिया बिल्कुल निकम्मा है, जो सरकार मांगती है, कानून ही मानता है कि भैया तो बिल्कुल निकम्मा है, निखट्टू है, पति की सारी जिम्मेवारी है। अब पति जो है, पति नामक प्राणी, जिसको तुमने ATM समझ लिया, चाहे वो कमाए या ना कमाए, वो एक को तुमने निकम्मा मान लिया, वो तो निकम्मा है, उसको भी पालेगा, उसके जो ससुराल में साल आया, साली है, सब कुछ। क्योंकि जब निकम्मा है तो पूरा DNA निकम्मा है वो पूरा DNA वो कैसे पाल लेगा भैया? वो एक इंसान, उसने अपने बच्चे भी पालने हैं, उसके अपने माँ बाप भी हैं जो तुमसे पहले की जिम्मेवारी थी। कुछ तो बीवियाँ ऐसी होती हैं जो 10 दिन रुकती है, 5 दिन रुकती है, पूरी उम्र का वो उनका गुजारा भत्ता बन जाता है। आखिर वो कब तक चलेगा? उनकी कोई लिमिट होनी चाहिए, हर चीज़ की लिमिट है। अगर शादी भी कत्ल की सज़ा कितनी है? 7 साल। रेप की सज़ा है, शादी दहेज की सज़ा है, तो शादी की भी कोई सज़ा कर दो भाई। कि इस टाइम के बाद जो है इतना दौर है, इसके बाद कम से कम बीवी जो है आत्मनिर्भर हो जाएगी और गुजारा भत्ता जो खत्म हो जाएगा। गुजारा भत्ता क्यों? अगर दहेज केस है तो दहेज केस फांसी लटकाओ ना यार, तुम कौन सा पंगा है? लेकिन गुजारा भत्ता नामक जो है, इसको कलंक को खत्म करो। कोई
एक्सेप्शनल केस है भाई, जरूरी है, गरीबों के लिए है, तो उसको भी लिमिट, 1 साल 6 महीने की लिमिट रखो। उसके बाद उसे बोल दो भाई अब तू जो है अपना काम धंधा ढूंढ, अपने लायक बन, नहीं बन सकती तो फिर तेरी तू जान, फिर जैसी जिंदगी जी सकती है जी भाई। पति को दूसरी दिन पूरी उम्र तुम्हारा गुलाम पड़ा रहेगा क्या? जिएगा नहीं क्या वो? उसने आगे शादी नहीं करनी है, कभी सोचना ही नहीं है, पूरी उम्र तुम्हारे को पालता रहेगा? नहीं पालेगा। उसको अपनी ज़िंदगी जी लेने दो, तुमने पहले ख़राब कर दी है, एक बार ख़राब कर चुके हो तो उसको बख्शो, उसको आगे बढ़ने दो, खुद भी आगे बढ़ो। 2, और ये कोरोना, फिलहाल जो कोरोना संकट आया हमारे देश पे, पूरे वर्ल्ड पे आया है, तो इसमें अच्छी अच्छी इकोनॉमी हिल गई हैं। तो क्या ये जो हमारे जज साहब बैठे हैं उनको लगेगा कि पति नामक जो प्राणी है जिसको ATM समझ रखा है उसकी इकोनॉमी भी हिली होगी? हिली सबकी है, जज साहब की भी हिली होगी, मोदी जी की भी हिली होगी, अमित शाह जी की भी हिली होगी, लेकिन क्या वो जज साहब भी मानेंगे कि जो पति है जिसका आपने खर्चा बांध रखा है कि हर महीने बीवी को देना, क्योंकि उसका तो चल ही रहा है, उसको तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो जेल खुली हुई है, चलो जी जेल। तो इसको भी एक नए सिरे से डिफाइन करना होगा कोरोना संकट के बाद। जैसे व्यापारियों के लिए नए से सारी किस्तें माफ़ की गई हैं, बैंक से लोन मिल रहे हैं, तो ऐसे ही अगर सरकार को बहू नामक प्राणी से ज़्यादा प्यार है तो उनके लिए एक अलग से पेंशन खुद बांध दे कोरोना संकट में। हम नहीं दे सकते, हमको मालूम है, हमको उल्टा कुछ दो काम धंधा करने को, ताकि हम काम धंधा कर सके। तो आपकी प्यारी जो आपकी लाडली है बहू रानी, जिसको बहू रानी आप कहते हैं, उस बहू रानी को हम खर्चा दे सकें, उसके लायक हमको पहले खड़ा तो करो। जो कोरोना संकट में जब पूरा वर्ल्ड घिरा हुआ है, तो फिलहाल जब तक आप हमको कुछ मदद नहीं दे सकते हो तब तक के लिए जितने के खर्चे बंधे हुए हैं उनके खर्चे माफ़ कर दिए जाएं, और आने वाले 2-3 साल तक जब तक नए सिरे से वो खड़े नहीं हो पाते उनके खर्चों पे गौर भी ना, उनकी डेट लगनी कैंसिल कर दो। और आत्मनिर्भर बनने को मोदी जी ने बोल दिया है, और बहू रानी को एक लेटर भेजो, उनके एड्रेस सब आपके पास है कि आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी ने बोला, मोदी जी की इतनी सुनो। हम तो सुनेंगे जी, हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ऐसे ही एक लेटर उनके नाम भी भेजिए, एक संदेशा भेजिए कि आत्मनिर्भर बनो, पति के भरोसे मत रहो, आत्मसम्मान की ज़िंदगी जियो, गैरतमंद बनो। गैरतमंद को सम्मान मिलता है, बेगैरत को सम्मान नहीं मिलता है। कब तक दूसरों पे पलोगे? नहीं कर सकते। तो कोरोना का संकट आ चुका है, अब तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मैं मोदी जी की सुन रहा हूँ, आप भी सुनो। मतलब आपका कहने का यह है कि कोरोना काल के दौरान जो इकोनॉमी चरमराई है, बिल्कुल, उसके अंदर पतियों की भी हालत ख़राब हो चुकी है। जो अभी तक वो गुजारा भत्ता दे रहे थे उस पर अदालतों को पुनर्विचार करके वो गुजारा भत्ता कम कर दिया जाना चाहिए या खत्म कर दिया जाना बिल्कुल। चाहिए। कुछ टाइम के तो खत्म, जब EMI बंद हो गई, बच्चों की स्कूलों की फीसें तक बंद कर दी, सरकार के ऑर्डर है ना, भले ही स्कूल ले रहे हैं लेकिन स्कूलों की फीसों के सरकार ने बंद कर रखे हैं कि स्कूलों की ट्यूशन फीस के अलावा बाकी सब बंद होगा। तो ऐसे ही पति जहाँ पे रह रहा है तो घर में क्या काम तो नहीं कर रहा है, जब वो काम नहीं कर रहा है, जो उसके साथ रह रहे, चाहे माँ है, बाप है, भाई है, जिम्मेवारी उसकी है, अपनी जिम्मेवारी है, वो निभाएगा या वो उधर जाके उसको देगा? नहीं दे पाएगा, जो उसकी है ही नहीं। अगर उसकी होती उसके पास होती। फर्ज मुक्त, फर्ज बहू रानी का फर्ज कोई नहीं है, हर हक युक्त है, तो हर हक युक्त वाली को आत्मनिर्भर बना दो। हर फर्ज से मुक्त, हर हक से युक्त, तो थोड़े से उसमें भी लेवल आत्मनिर्भर कर दो उसे। ऐसे हक और ऐसे नरेश जी, हक अक्सर दे, देखा जाता है फर्ज निभाओ, हक लो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां जो हैं, जैसे ही पति से झगड़ा होता है, बच्चों को लेके अपने साथ ननिहाल या अपने मायके चली जाती हैं। और आपको क्या लगता है कि वो बच्चे जो हैं उनको लड़की के मायके में यानी कि ननिहाल में ज़्यादा प्यार मिलता है या उस पति के परिवार में ज़्यादा प्यार मिलता है जिसके बाप ने अपने बेटे की शादी अपना वंश बढ़ाने के लिए की है? दोनों में से तकलीफ़ किसको ज़्यादा है? और इसके बारे में आपका अपना क्या विचार है कि क्या वो कस्टडी दोनों के पास होनी चाहिए या किसी एक के पास होनी चाहिए? कस्टडी तो ऐसा है जी, समाज में हमने जो किया हुआ कानून ये कहता है कि जिसके पास बच्चा सेफ है, जो फाइनेंशियली मजबूत है, उसके पास जाना चाहिए। तो ऐसे ही कानून दूसरे का भी कहता है बच्चों के साथ में कि जो महिला को अधिकार जो मिलने चाहिए, जो पति के घर में उसको लिविंग स्टैंडर्ड है वो मिलना चाहिए। लेकिन एक गोलगप्पे वाले का तुम 10,000 खर्चा बांध देते हो यार, लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ गया? तो लिविंग स्टैंडर्ड को उसको भूल जाओ। तो ऐसे ही जो बच्चों का प्यार है, बच्चों का जिम्मेवारी है, बच्चों का प्यार और बच्चों की जिम्मेवारी दोनों को बराबर बांटना चाहिए, पति और पत्नी के बीच में। ऐसे ही नानके और दादके परिवार में बराबर होना चाहिए। बच्चों को प्यार दोनों को मिलना चाहिए। अगर नहीं बन सकती, कोई कारण है नहीं बन सकती, तो 6-6 महीने का टाइम पीरियड दे दो, ताकि बच्चा भी दोनों के प्यार को समझ सके, कौन मेरे को प्यार दे रहा है, कौन मोहब्बत दे रहा है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। अब एक तरफ अगर बच्चे को कैद कर दो, एक तरह से वो तो जेल है, वो तो जेल है एक तरह से। तो उस जेल के बजाय आप उनको बराबर का हक दो, बच्चों के ऊपर छोड़ दो। मेरी सोच है।
नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। दोबारा आपसे जल्दी मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ, क्योंकि समय आपका बहुत ज़्यादा ले लिया। मैं देख रहा हूँ कि आपको कॉल्स भी बहुत आ रही हैं। दोबारा आपसे फिर संपर्क करके आपसे समय लेके फिर मैं आपसे मिलने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आपका पुरुष आयोग जल्दी बने, पुरुषों की प्रताड़ना समाप्त हो, पुरुषों के परिवार दोबारा से स्थापित होने हों, संस्कृति भारत की नष्ट होने से बचे। यही मेरी लास्ट अपील दोस्तों, कभी भी किसी पे इल्ज़ाम लगे, एफआईआर का मतलब दोषी नहीं है, ये मान के चलना। आप जो एफआईआर किसी और पे झूठी दर्ज हो सकती है, कल आप पे भी हो सकती है। जब तक दोषी साबित ना हो उसके साथ कम से कम सौतेला व्यवहार ना करें। जय हिंद, जय भारत।